आज़ादी के समय पे आदिवासियों के पास उनकी ज़मीन का कोई कागज़ उपलब्ध नहीं था। आज़ादी से पहले भी जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भूमि के लिए एक एक्ट निकाला था कि प्रत्येक भूमि जिसकी भी होगी, जिसका भी उस पर अधिकार होगा, उसके पास कोई ना कोई कागज़ उपलब्ध होना चाहिए। तो भूमि के लिए कागज़ उपलब्ध होना चाहिए, और उस समय भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में ऐसा कोई प्रचलन था नहीं डॉक्यूमेंटेशन का। तो जो आदिवासी हैं जिनको बेघर कर दिया गया, तो उसके पीछे का क्या कारण था, अंग्रेज़ों की क्या मंशा रही थी, और उसके पीछे भारतीय जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका क्या योगदान था, इसके बारे में सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और इस प्रकरण को विस्तार से सर समझाने का। देखिए, जल, जंगल और ज़मीन, जो वन क्षेत्र हैं, उस वन क्षेत्रों में जो जल, जंगल और ज़मीन है, उन पर पूर्ण अधिकार आदिवासियों का था, क्योंकि वही वहाँ के आदिम निवासी थे और प्रारंभिक और मूल निवासी वही थे। जैसे जैसे भारत में आक्रांताओं का दौर आया, आक्रांताओं ने सबसे पहले उन आदिवासियों से जंगल और ज़मीन छीनने की कोशिश की, उन्हें सिमटाने का कोशिश किया। जो विस्तृत क्षेत्र में उनका फैलाव था उसे सिमट करके कुछ क्षेत्रों में फैलाने का काम किया, सिमटाने का काम किया। जब मध्यकाल आया तो मुगलों ने ऐसा किया। आपने सुना होगा, कई संथाल नेताओं पर, कई जगहों पर उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उस क्षेत्र को जीत लिया। जब अंग्रेजों का काल आया, ब्रिटिश हुकूमत भारत में आया, तो अस्थायी राजस्व की व्यवस्था के लिए इन्होंने जो राजस्व का वसूली हो और संसाधनों का दोहन हो, दोहन से ज़्यादा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हो, क्योंकि जब भारत में वे शासक के रूप में आए थे तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण का दौर चल रहा था। तो संसाधनों को औने पौने दाम पर, कच्चे संसाधनों को औने पौने दाम पर अपने फैक्ट्री के लिए ले जाते थे, और सारे जो रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल्स थे, उसको उठा करके ले जाते थे और प्रोसेस्ड करके, प्रसंस्कृत करके, उसका उत्पाद बना करके फिर उसी भारत को डबल ट्रिपल यानी 3 गुना 4 गुना मूल्य पे बेच भी देते थे, और शुल्क भी कमाते थे। कमाई बिकने के बाद, बिक्री के बाद और शुल्क के बाद उन्हें बढ़ जाती थी। औने पौने दाम पर बिल्कुल, या समझिए मुफ्त में ही सारे संसाधनों को, कच्चे संसाधनों को ले जाते थे। एक तो इस रूप में दोहरा जो शोषण हो रहा था, जिसको आप धन निकासी कहते हैं, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहते हैं, जिस पे दादा भाई नारोजी ने बहुत व्यापक अध्ययन किया था, और उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने एक थियरी डेवलप की थी, एक सिद्धांत डेवलप किया था, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थियरी। एक तो यह पक्ष था। दूसरा पक्ष था कि राजस्व के दायरे में, मालगुजारी के दायरे में सभी लोगों को लाना है, और राजस्व का एक जरिया हर जगह की भूमि बने। तो जंगल वाले भूमि में जहाँ आदिवासी क्षेत्र थे, वहाँ भी उन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था की। मालगुजारी की जैसी व्यवस्था, कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था 1793 में आई थी, 1793 में आई थी, और कार्नवालिस के उस अस्थायी बंदोबस्ती के बाद से जो था कि जिस एक मालगुजारी यानी राजस्व देने का एक सीमा तय था, समय तय था। अगर उस शाम तक आपने मालगुजारी नहीं चुकता किया तो अगले सुबह उसको नीलामी कर दी जाती थी, और इस नीलामी की प्रक्रिया में जो व्यापारी और महाजन वर्ग था वह आगे आया, और आगे आने के बाद उसके लिए, अब उस नीलामी को बचाने के लिए आदिवासियों को क्या करना पड़ा, शुद्ध पर ब्याज पर पैसे लेने पड़े, और बाद में वह नीलामी खरीद ली गई बहुत। तो इसीलिए आदिवासियों में बड़ा विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और आदिवासी दीकू, बाहरी को दीकू मानते थे, और कर्ज के जाल में इस तरह से फंसते गए, उन्हें कर्ज, जो सूदखोर लोग थे, जो ब्याज पर पैसे देते थे, इस तरह से उलझा दिया, या इस तरह से उन्हें जकड़ लिया कि वे परेशान हो गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, संथाल परगना का आंदोलन, सिद्धू कान्हो का आंदोलन हो, नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन हो, सन्यासी विद्रोह हो 1860 के दशक में, जिस पर आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और उसी में वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत बनी, उसी सन्यासी विद्रोह के आधार पर लिखी गई उस उपन्यास पर आधारित है।